नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं टाउन हॉल में मौजूद हूं और टाउन हॉल में आज इंसदादी पोलियो कैंपेन का बाकायदा आगाज़ और इनॉग्रेशन होने जा रहा है, जहां पर एक बाकायदा फंक्शन भी रखा हुआ है। डीसी लाहौर हमारे साथ आज मौजूद होंगे और सिर्फ पोलियो कैंपेन ही नहीं बल्कि इससे रिलेटेड लाहौर में जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लाहौर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो चाहे LDP का है, वो चाहे प्राइस कंट्रोल का है, वो चाहे इन्फोर्समेंट का है, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड DC साहब से आज आपकी गुफ्तगू करवाएंगे। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं टाउन हॉल में और मेरे साथ सूबाई वज़ीर सेहत ख़वाजा इमरान नज़ीर और उज़्मा काज़दार साहिबा मौजूद हैं और आज यहाँ पर पोलियो कैंपेन का आगाज़ होने जा रहा है, जिसकी इनॉग्रेशन के लिए ख्वाजा साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, जितनी ज़बरदस्त कैंपेन आपको भी मुबारक हो। जितनी ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने अपना नाम पूरी दुनिया में, आप यकीन करें कल से मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं सोच रही हूँ, इतना फ़ख्र का ये मोमेंट था। ऐसे में मैं आगाज़ इससे करना चाहूँगी, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी जो है ना वो पंजाबी में एक लफ्ज़ होता है गुनवट्टे बन के बैठे हुए हैं कि नहीं जी हंसी नहीं मानते। उन्हें सिर्फ ये कहेंगे जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने पैगाम दिया कल, यार कभी हंस भी लिया करो, कभी हंस भी लिया करो, वो नहीं होने वाला। अच्छा, गवर्नमेंट जिस तरह से जिस डायरेक्शन में जा रही है, लोग उसकी बड़ी तारीफ़ भी कर रहे हैं। अब अगला सवाल ये आ रहा है गवर्नमेंट से कि सब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, बड़े हालात बेहतर हो जाएंगे, महंगाई कब कम? देखें ऑब्वियसली आपका डायरेक्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन चूंकि आप दोनों पार्टी के इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। सबसे पहले तो अल्लाह की रात का खरब शुक्र है कि बीइंग पाकिस्तानी अल्लाह ने हमें सर बुलंद करने का एक मौका दिया। अदरवाइज़ तो आप मायूसी का आलम था, हम मैच हारते थे तो दुखी हो जाते थे। पहले हम अल्लाह के फजल से इंडिया के साथ जो है वो ज़बरदस्त किस्म का मैच जीते, हमारी मुसल्लह अफवाज ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया और आज जो मैच हम जीते हैं, देखें पूरी दुनिया में कितने ममालिक हैं और तमाम को चुप लगी हुई थी और ऐसा हू का आलम था कि बच्चे मर रहे थे, बहनें बेटियां शहीद हो रही थी, दोनों तरफ जो माली नुकसान हो रहा था वो मुस्लिम उम्मा का हो रहा था। लेकिन ऐसे में अल्लाह ने पाकिस्तान की लीडरशिप को ये जुर्रत अता की कि उन्होंने सुपर पावर के साथ बात की, उन्होंने ईरान के साथ बात की, उन्होंने सबको इकट्ठा करके अल्लाह के फजल से एक इतनी बड़ी तबाही जो है उसको टलवाया उस ज़ात के फजल के बाद। तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब को कहूँगा कि मियाँ साहब, आई रियली लव यू, आई रियली प्राउड ऑफ़ यू। और मैं अपने फील्ड मार्शल से कहना चाहूँगा कि जिंदाबाद, जीते रहो, सदा खुश रहो और आपके जवान सदा खुश रहें। और स्पेशली मैं इसहाक डार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनको चोट लगी हुई थी, उसके बावजूद पेन किलर्स पर चलते रहे। और लोग बातें बड़ी करते हैं, लेकिन उन लोगों को आज ये देखना और सोचना होगा कि इस मुल्क के लिए बड़ी बड़ी बातें किसने की और प्रैक्टिकली इस मुल्क की इज़्ज़त किसने कराई। वो जिनको ग्रीन पासपोर्ट की बड़ी इज़्ज़त की परवाह थी, आज वो बगलें छुपाते क्यों फिर रहे हैं? आज वो यूट्यूबर कि जो ये डिमांड करते रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम होना चाहिए, इज़्ज़त होनी चाहिए, जब हो रही है तो इसमें से ट्वीट के ड्राफ्ट के कीड़े क्यों निकाल रहे हैं? उनको अकल के अंदर को ये पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपने हाथ से ट्वीट नहीं करते, उनको ट्वीट ड्राफ्ट करके उनका स्टाफ देता है, तो वो ड्राफ्ट जो आता है उसको अप्रूव करके वो ट्वीट करते हैं। इतनी अकल हो ना तो चीज़ें शायद मकसद है कि आपने किसी बात में आपने खुशी नहीं होना, किसी बात की आपने तारीफ़ ही नहीं करनी, आपको पता नहीं क्या चाहिए। और वो जो पिछले दिनों एक वीडियो आई तहरीक इंसाफ के एक जो MN साहब हैं, वो जो पता नहीं क्या सूंघ रहे थे और मस्ती कर रहे थे, तो भाई वो हम नहीं कर सकते आपके लिए। बाकी हम इस चीज़ पे आपने जैसे एक बड़ी खूबसूरत बात की थी एक जगह पे कि हम सियासत को बीच में नहीं लाते क्योंकि ये पाकिस्तान की बात है, तो हर जगह पर यही बात की जा रही थी। उस्मा साहिबा, आपको भी शामिल करूँगी कि छोड़ दें आपका ताल्लुक़ किस सियासी पार्टी से है, छोड़ दें आप क्या कर रहे हैं, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से अगर ये सहरा नून लीग की हुकूमत के सर पे गया है तो हमें उसको डेफिनेटली ना सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहिए बल्कि थोड़ा सा ना फ़ख्र महसूस कर लेना चाहिए, जो लोग भीड़ बन के बैठे हुए हैं आज। देखें, जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, अब वो क्या चूरन बेचेंगे, उनके पास फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं बचा। लेकिन हम अब भी उनको यही पैगाम देते हैं कि आप एक कौम बन के मुत्तहिद हो जाएं, अपने जो इख्तलाफात हैं थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें, क्योंकि इस वक्त आपका जो मुल्क है उसको पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। उसने अपनी सबसे पहले एक मिलिट्री जो माइट मनवाई है दुनिया से, वो साख उसकी जो है ट्रम्प साहब कई दफ़ा एक्नॉलेज कर चुके हैं, एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट एक्नॉलेज कर चुका है।
जब आपकी वो एक सुपीरियॉरिटी, स्ट्रेटेजिक सुपीरियॉरिटी डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्टेब्लिश हो गई है, तो अब आपका वो इमेज के जी ये तो टेररिज्म था और जो लॉबिंग कर कर के इंडिया ने हमारा इमेज ख़राब किया हुआ था, अब पूरी दुनिया में क्या इमेज जा रहा है पाकिस्तान का? ये इमेज जा रहा है कि पाकिस्तान इज़ द मोस्ट मेजर पीस कीपिंग फोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। कि हम दुनिया में अमन के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो पूरी दुनिया सराह भी रही है, सुन भी रही है, और उसके नतीजे जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं जी। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, और ये जो आपने कहा है ना कि हम हर महाज जो है वो बड़ा अपफ्रंट आकर लड़ रहे हैं, लेकिन वहीं पर मैं वापस अब आऊँगी आपके डिपार्टमेंट के ऊपर कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट में आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। आज तो पोलियो कैंपेन का आगाज़ हुआ, लेकिन इसके साथ साथ आपने कम्युनिटी इंस्पेक्टर्स का जिक्र किया, जो मिडवाइफ्स का जिक्र किया, और सब ये हम यूके में सुनते होते थे। ये उन डेवलप कंट्रीज़ के प्लान्स हैं जो हम कई सालों से देख रहे थे और सोचते थे कि काश पाकिस्तान जो है इस डगर पर चले, और आपकी लीडरशिप में हेल्थ डिपार्टमेंट इस साइड पर चल रहा है। थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि ये इनकलाबी इकदाम जो है एक्चुअली असर रखेगा। देखिए, बेसिकली तो शहबाज साहब ने जब हेल्थ डिपार्टमेंट को बाइफरकेट किया था तो उसके पीछे सोच ये थी कि प्रिवेंटिव पे भी काम ज़्यादा किया जाए। हाँ जी। अनफॉर्चुनेटली हम प्रिवेंटिव पे काम नहीं करते थे, मर्ज पर काम नहीं करते थे, मरीज़ पर काम करते थे। मरीम नवाज साहबा ने इसको प्रैक्टिकल शेप दी है। उन्होंने जो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर का कॉन्सेप्ट जो मैदान में उतारा है कि 200-250 घर एक कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर की जुरिसडिक्शन है, अब वो उन 200-250 घरों में फिरती रहेगी, उनका तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होगा, एक सिंगल टच से पूरी हिस्ट्री मिलेगी। किसी को नज़ला हो गया है, किसी को बुखार हो गया है, उसको पता होगा कहाँ पर पोलियो ड्रॉप पिलाए गए हैं, कहाँ पर नहीं पिलाए गए, उसको पता होगा। न्यू बॉर्न बेबी आया है, उसकी ये वैक्सीनेशन हुई है नहीं हुई, उसको पता होगा। अल्लाह ना करे कोई दुनिया से चला गया, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। अर्ज के समझ लें कि वो उन 200 घरों के लिए वो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर जो है एक फरिश्ता रहमत होगा। तो ये वो निज़ाम है कि क्रॉस रूट से हर चीज़ को आप देखें और उसको ऊपर लेकर जाएं। हम और बड़ी अच्छी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी को इसके ज़रिए पिच इन कर रहे हैं। आप ये देखेंगे 6 माह के बाद कि अल्लाह ताला के फजल से आपको अल्ट्रासाउंड जो है वो होते इस तरह नजर आएंगे। आपको गायनी के तमाम मसाइल जो है बच्चियों बेटियों के वो उनके डोर स्टेप पर होते नजर आएंगे। और एक सेहत का इनकलाब है जो दस्तक दे रहा है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। इंशाल्लाह मरियम का सूबा वाकई पूरे पाकिस्तान का, मैं बिल्कुल ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मरियम के सूबे का शायद अब यूके से भी कोई मैच नहीं। ज़बरदस्त जी, थैंक यू सो मच फायद साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन ये वो प्रोजेक्ट है जिसका आगाज़ और इसका इनॉग्रेशन पोलियो कैंपेन के साथ साथ आज बता भी किया गया कि किस तरह से हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर एक और शो भी प्लान करें, पूरा बाकायदा विज़िट करें उन जगहों पर जो तो तमाम एरियाज़ जो हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, और फिर जो हेल्थ पे इसके बेहतरी के लिए जो असरात आएंगे वो ज़ाहिर आने वाला वक्त ही बताएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त डीसी लाहौर कैप्टन अली इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनको खुशामदीद कहेंगे न्यूज़ नाइट शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर, बहुत मसरूफियात चल रही हैं आजकल आपकी, और अब एक और ऐड हो गई आज से पोलियो कैंपेन का। यस, थोड़ा सा बताइएगा इस हवाले से, लाहौरियों को अगर कुछ कहना चाहें तो वहीं से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। ऐसे ही है बिल्कुल। आज हमारी पोलियो जो नेशनल पोलियो कैंपेन मंडे से स्टार्ट हो रही है, तो उसका आज इनॉग्रेशन थी। प्रोविंशियल आज मिनिस्टर हेल्थ आए हुए थे, सेक्रेटरी हेल्थ, और जितनी भी पोलियो की जो प्रोविंशियल टीम्स के हेड्स हैं जिसमें फॉरनर्स भी हैं, वो सब आए और आज एक सेरेमनी हुई टाउन हॉल में, और हम बाकायदा उसमें बच्चों को ड्रॉप्स पिला के इनॉग्रेशन कर दी गई है। प्रॉपर कैंपेन मंडे से लॉन्च होगी, जिसमें लाहौर में तकरीबन 22 लाख प्लस, तकरीबन टू बी प्रिसाइज 22,83,000 बच्चों का टारगेट है, और 6,000 प्लस टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। टोटल ह्यूमन रिसोर्स 14,000 प्लस का होगा, जो कि मंडे से लेके फ्राइडे तक नॉर्मल आपका पोलियो कैंपेन होगी, टारगेट जो होगा हमारा। और फिर सैटरडे संडे कैचअप डेज होंगे जो मिस चाइल्ड जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए।
तो ये एक पूरा हफ्ता हमारी एक एक्टिविटी चलेगी। ज़ाहिर है उसमें एक हमारा जो एडिशनल चैलेंज होगा वो ये होगा कि सिख यात्री भी आ रहे हैं ओवर द वीकेंड, आपको पता है बैसाखी भी स्टार्ट हो रही है, तो उससे भी इन्फ्लक्स काफ़ी आएगा फॉरनर्स का। तो बहरहाल वी आर रेडी और प्रॉपर एक प्लान तरतीब दे दिया गया है। वी आर वेरी होपफुल टू अचीव द टारगेट, क्योंकि हमारे जो एनवायरमेंटल सैंपल्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आए, जो कि बड़ी खुशाइन बात सर है। हाउ लॉन्ग इट्स बिन के मुसलसल एनवायरमेंटल सेट जो हमारे सैंपल्स हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं? ये अभी इसी साल से ही ये शुरू हुआ है कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जी नेगेटिव चल रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंकरेजिंग और आगे भी हमें उम्मीद है कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इट इज़ द बेसिक इंग्रेडिएंट टू इरेडिकेट पोलियो के लिए बेसिक टेस्ट। अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि हम एक प्रसिस्टेंट चल रहे होते हैं कैंपेन के ऊपर, चीज़ों के ऊपर पोलियो से रिलेटेड, और फिर एकदम से ऐसा होता है कि वो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है कि खुदा ना खास्ता सैंपल पॉजिटिव आ जाए। उसको प्रिवेंट करने के लिए भी आप लोग काम कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कि ये अब हमने कंटिन्यू रखना है, इसमें हमने कंसिस्टेंट जी। रहना है। एक तो ये नेशनल लेवल पे कैंपेन्स होती हैं, फिर हम स्पेशल कैंपेन्स भी चलाते हैं जहाँ पे हमें लगे कि भाई रिस्क है स्पेसिफिक उन एरियाज़ में, और फिर बाकायदा इसके ऊपर मॉनिटरिंग रखी जाती है। और इस दफ़ा तो हमने बल्कि अपना जो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमने किया, थोड़ी एज ब्रैकेट थोड़ी सी हमने बढ़ा दी है ताकि हम सेफ़ हो जाएं, सेफ़र जोन में चले जाएं कि कोई मिस ना हो जाए, क्योंकि पोलियो के ड्रॉप्स ही इज़ दी ओनली प्रिवेंटिव सोल्यूशन। तो बिल्कुल वी आर ऑन इट, और बल्कि ऐसा भी होता है कि हम पूरा डेटा मेंटेन करते हैं कि अगर कोई आउट ऑफ प्रोविंस बच्चा आता है तो बाकायदा वी ट्रेस इट बैक कि भाई वो बाकायदा कांटेक्ट में कि भाई उन्होंने वहाँ जाके वापस जाके पोलियो ड्रॉप्स लिए हैं या नहीं। मतलब हम इतना सीरियसली इन चीज़ों को लेके चलते हैं। बिल्कुल सही। आई थिंक वी हैव टू बी विजिलेंट अबाउट इट, स्पेशली जब आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो, और ख़ासतौर पर कुछ कंट्रीज़ में तो आपको बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। पाकिस्तानी फ़्लाइट है, साइड पे हो जाए, पोलियो के कतरे पी के अंदर। मैंने अभी रिसेंटली पिए तो मुझे याद आया बचपन में हम कहीं पिया करते थे। और आई थिंक अगर हम बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत जल्द पोलियो फ्री हो जाएंगे तो ये एक और बिग अचीवमेंट इंशाल्लाह जो है वो हमारी ज़रूर होगी। अब आ जाते हैं लाहौर पे। जी, कैसे जा रही है आपकी डीसी शिफ्ट? बिज़ी चल रहे हैं मामला, काफ़ी एक्टिविटीज़ कोई ना कोई हमारी रेगुलरली हो रही होती है और उसको हम देख रहे होते हैं। अभी लास्ट वीकेंड हमारा ईस्टर रहा, गुड फ्राइडे था। There is always something going on। अभी सिख आ जाएंगे यात्री, उनको हमने रिसीव भी करना है, रिसेप्शन देनी है, फिर वो ज़रा आगे चले जाएंगे। फिर जब उन्होंने वापस आना है फिर हमने उनको होस्ट करना है। कल टर्किश हाई कोर्ट के जजेस का डेलीगेशन आया हुआ था, तो यहाँ कुछ ना कुछ चल रहा होता है हर टाइम, तो काफ़ी हैपनिंग रूटीन है। बाकी इस्लाम में बाकी सिटीज़ में कहा जा सकता है कि कभी 9 to 5 जॉब होगी या 9 to 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहाँ मुझे लगता है 24/7 जॉब, स्पेशली फॉर अ डिपार्टमेंट लाइक योर्स। हाँ, फील्ड की है असाइनमेंट और प्रोविंशियल कैपिटल है और काफ़ी डिमांडिंग है और एक्टिविटीज़ भी बहुत हो रही होती हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि 24/7। अच्छा, डीसी साहब के लिए लाहौर का सबसे बड़ा चैलेंज जो आवाम से रिलेटेड है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इवेंट्स और डेलीगेशंस और इस तरह के, डीसी साहब के लिए लाहौर का चैलेंज क्या है जो अवामी सतह पर अवामी सर्विसेज से रिलेटेड हो, बीट महंगाई, इंक्रोचमेंट, पार्किंग, जो भी आपके लिए आप क्या समझते हैं कि दिस इज़ समथिंग जो टॉप ऑफ द लिस्ट है लाहौर के लिए? बहुत सारी चीज़ें, बट मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेगुलेशंस और एक प्रॉपर टाउन प्लानिंग जो कहते हैं ना अनप्लान्ड ग्रोथ जो है ना सिटी की, जिसमें फिर चीज़ों की सर्विसेज की प्रोविज़न के इश्यूज आ जाते हैं, फिर सिक्योरिटी सेफ्टी हैज़र्ड होते हैं। ज़ाहिर है अनप्लान्ड कोई बिल्डिंग बन जाए, कोई सोसाइटी बन जाए या कोई वहाँ पे सर्विसेज का ना होना, वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। कोई भी चीज़ हो वो रेगुलेटेड लॉज के तहत एक फिक्स प्लान के तहत अगर वो डेवलप होगी तो आई थिंक दैट इज़ द राइट वे, जो सिटी को सस्टेनेबल भी करेगा और प्रॉब्लम्स में भी कमी लाएगा। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो जगह हैं उनको रिवाइवल किया जा रहा है। जैसे लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल प्रोग्राम चल रहा है इस टाइम, जिसमें अंदरूनी लाहौर को दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं, उनकी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको ठीक कर रहे हैं, उधर जो हैफ हैज़र्ड ग्रोथ थी उसको ख़त्म करके एक प्रॉपर प्लान तरीके से उसको लेके चल रहे हैं। फिर जो आउटर एरियाज़ हैं उसमें भी डेवलपमेंट के कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं और फिर रेगुलेशंस को थोड़ा हम सख्त भी कर रहे हैं, एंटी इंक्रोचमेंट। मतलब ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि अनप्लान्ड ग्रोथ। बिल्कुल, मतलब थोड़ा ये मेरे ख्याल में अगर इसको हम थोड़ा सा पकड़ लेना इस चीज़ को,
और स्टैंडर्डाइज कर लें अपने स्पेसिफिकेशंस को, जोन स्पेसिफाई कर लें भी, कमर्शियल एक्टिविटी कमर्शियल एरिया में हो, रेजिडेंशियल एरिया में सिर्फ रेजिडेंसेज हों, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। बट इट्स वेरी टफ और आप क्योंकि हो चुका है। पॉइंटेड इट एग्जैक्टली। मुझे याद है कुछ साल पहले एकदम से इसी चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस किया गया था और फिर इतनी सख्ती होना शुरू हो गई थी कि प्लाजे गिरा दिए गए थे। हाँ। आपको याद होगा। और उसका बड़ा बैकलैश भी हुआ था। हाँ। तो क्या वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट या हम कुछ मीडियम करेंगे? दोनों तरफ चल रहा है काम। एक तो जो स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं, स्पेक्स जो कि सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब की गवर्नमेंट जो है इस पे काम कर रही है, मैडम का फोकस है इस पे। उसके बाद फिर आपका जो एग्जिस्टिंग जो डेवलपमेंट नई हो रही है उसको इसी लाइंस पे देखा जा रहा है, ठीक है, प्रॉपर जोनिंग करके उसके प्लान्स बाकायदा अप्रूवल्स के साथ उसको, और फिर जो एग्जिस्टिंग है उसको रिवाइव किया जा रहा है। मतलब ये नहीं है कि तोड़ फोड़ कर दी, ख़त्म कर दी है, बल्कि उसको अगर डिमोलिश कर रहे हैं तो उसकी जगह एक नई चीज़ बन रही है प्रॉपर प्लान तरीके से उन्हीं लोगों के लिए, और उन लोगों को ऑन बोर्ड लेकर जी उनको लेके और उनको अकोमोडेट भी किया जा रहा है। मतलब इस तरह एक तरीके से एक अच्छी अप्रोच है, मिक्स एंड मैच है। तो पुरानी चीज़ों को भी ठीक किया जा रहा है, फ्यूचर के लिए भी देखा जा रहा है, और करंट जो चीज़ें चल रही हैं उनको भी रेगुलेट। बिल्कुल सही। और आपने ये इतनी अच्छी बात की है क्योंकि दिस इज़ व्हाट मीडिया हैव बीन डिमांडिंग एज वेल, एटलीस्ट मैं अपने शो में, तो कि आप जब तक मेजर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर उनको साथ चलाकर इस तरह के प्रोग्राम्स आगे नहीं लेकर बढ़ेंगे, काम सही नहीं होगा। और वही हो रहा है जैसे अभी आपने कहा कि उन्हीं के लिए हम उनको अकोमोडेट करें। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, यहीं से दोबारा वापस हाजिर होंगे और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डीसी लाहौर से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और डीसी साहब, अभी जैसे आपने ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि लाहौर को रेगुलेट करने और प्लांट सिटी बनाने के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट बहुत सी कैंपेन स्टार्ट करती है, बहुत से इनिशिएटिव्स लेती है, और फिर होता ही है कि वो सारी बीच में कहीं रह जाती हैं। थोड़ा सा उसका हो रहा होता है, थोड़ा सा उसका हो रहा था, लेकिन एक प्रॉपर उस तरह से नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से वी टॉक अबाउट इंक्रोचमेंट, बहुत मैसिवली इस पर काम हुआ पिछले 1.5-2 साल में। अब आकर ऐसा लगता है कि कुछ टारगेटेड एरियाज़ हैं जहाँ ज़ीरो टॉलरेंस है, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ खुली छूट है, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर पुलिस चोर का खेल चल रहा है कि टीम्स आई, लोग भाग गए, दोबारा लग गई, कुछ को इजाज़त दे दी। हाउ डज़ दिस वर्क? ये जो चीज़ है, एक तो जब कैंपेन स्टार्ट होती है तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें आइडेंटिफाई की होती हैं आप लोगों ने कि भी ये एरियाज़ हैं, तो ज़रा क्लियर होते जाते हैं तो फिर मोमेंटम ज़ाहिर है वो कम हो जाता है। फिर कुछ अरसे बाद कुछ नई चीज़ें आपके सामने आती हैं कि भाई यहाँ पे भी आइडेंटिफाई हो जाती हैं ना कि भाई ये एरिया नज़रों से उजल है, यहाँ पे किसी ने बना ली, उस टाइम नहीं पता चला, बाद में किसी ने शिकायत कर दी। तो वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। अभी भी डेली मुझे एक सुबह पहले जो टीम जिसने जाना होता है उसकी एक ग्रुप फोटो आती है, ये आज दे आर ऑन ड्यूटी, दे आर रेडी। दोपहर को प्रोग्रेस आती है, क्या कर रहे हैं, शाम को एक प्रॉपर रिपोर्ट बनती है कि उसकी ये अचीवमेंट्स हैं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट कि कुछ एरियाज़ जैसे इचरा बाज़ार, मार्केट्स का अगर हम जिक्र करें, जैसे इचरा बाज़ार है, ज़ीरो टॉलरेंस है, अड्डे नहीं लगने दिए जा रहे, स्टॉल नहीं लगने दिए जा रहे, इंक्रोचमेंट नहीं की जा रही। क्रीम लॉक है, ज़ीरो टॉलरेंस नज़र आती है, मुसलसल टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं। वहीं हम देखते हैं फिर बागबानपुरा बाज़ार है, वन ऑफ द बिग मार्केट, जहाँ आप अभी भी मेरे साथ अगर आप चले जाएंगे तो सेंटर ऑफ द बाज़ार पूरा वो कवर्ड है, 6 से 8 फुट का लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। सदर बाज़ार हम चले जाएंगे, ऑब्वियसली वो कंटोनमेंट बोर्ड के उसके अंडर आ जाता है, बट स्टिल देन अगैन डज इट डिपेंड ऑन द AC ऑफ दैट डिवीज़न, ऑन द SDO ऑफ पीरा ऑफ दैट डिवीज़न, या ओवरऑल पॉलिसी? ओवरऑल पॉलिसी तो स्टैंडर्डाइज है। कभी भी जब भी कोई पॉलिसी आएगी वो पूरी सिटी पे अप्लाई होगी। उसके लिए फिर ये नहीं होगा कि भाई इस एरिया को आपने छोड़ देना है, दूसरे एरिया को फोकस करना है, क्योंकि अगर इम्पैक्ट आपने लाना है तो उसको आपने अक्रॉस द बोर्ड आपने इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन पे हो सकता है कोई टीम आपकी ज़्यादा एफिशिएंट हो, कोई कम एफिशिएंट हो, बट उसमें फिर ये होता है ओवरसाइट हम रखते हैं, मीडिया के थ्रू भी हमें पता चल जाता है, या कोई वैसे भी लोग आजकल व्हाट्सएप का दौर है, कहीं ना कहीं से हमें मैसेज आ जाता है, रिपोर्ट आ जाती है, तो फिर उसको हम ज़रूर देखते हैं। बिल्कुल सही, ये आपने सही अच्छा कहा कि हम फीडबैक के ऊपर जो है हाँ, वो काम कर रहे होते हैं। और मैंने अभी कल ही जाकर शो फील्ड में शुमाली लाहौर में बागबानपुरा में जो शालीमार डिवीज़न के अंदर आता है,
बहुत दफ़ा उसको हाईलाइट किया। एक दफ़ा तो एसी साहिबा वहाँ से, आपसे पहले की बात है, छोड़कर चली गई कि मैं नहीं कर सकती, ये आपके साथ शो भी नहीं करना और मैं ये क्लियर भी नहीं करा सकती। एंड देन गया था रमज़ान में मैं वहाँ। हाँ, और आप अभी भी आज भी चले जाएंगे क्योंकि हम कल वहाँ पर विज़िट करके आए हैं, वही 10-10 फुट दुकानों से बाहर सामान स्टॉल्स पड़े हैं। फिर वो इचरे वाले कहते हैं कि हम भी वहीं जाकर स्टॉल लगा लेते हैं। शालमी आप चले जाएं, वही हाल नज़र आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि कहीं पिक एंड चूज चल रहा है। वैसे एज अ पॉलिसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, एज अ पॉलिसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और बी रेस्ट एश्योर्ड, और अगर कोई चीज़ अगर बीच में ऐसा लगे कहीं सुस्ती है तो देन वी चिप इन, फिर हम आते हैं बीच में और फिर थोड़ा ज़्यादा फिर दिखाते हैं कि भाई हम स्टेट की रेट है और हम कानून के ऊपर अमल दराज करा सकते हैं। अच्छा, वहीं पर अब मैं ज़रा उन रेडी वालों का एक रिक्वेस्ट आपके पास लेकर आई हूँ, जो कल के मुसलसल शो में उन्होंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट की है कि हम, पता है हमें, हम नाजायज़ बैठे हुए हैं, पता है हमने ये स्टॉल यहाँ नहीं लगाना, ये गैर कानूनी, लेकिन क्या गवर्नमेंट हमारे रिस्क के लिए कुछ कर रही है? क्या हमें कुछ मुतबादिल देगी? इज़ गवर्नमेंट वर्किंग ऑन इट कि जिनके स्टॉल्स ख़त्म हो रहे हैं, ज़ाहिर उन्होंने भी सर हलाल रिस्क कमाना है, अपने घर वालों को पालना है। उसमें 2-3 चीज़ें। एक तो जैसा कि आपको पता है रेडियाँ कुछ ख़त्म हुई तो एक ऑल्टरनेट मिल गया, अल्टरनेट आई उस एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न पे। फिर कुछ इसी तरह जब एंटी इंक्रोचमेंट्स हुई तो कुछ बाज़ार फिर अब बने, एक अथॉरिटी बन गई सहूलत बाज़ार के नाम पे, उन्होंने ऑन द गो एक छोटी छोटी दुकानें लोगों को देनी शुरू कर दी। इसी तरह अब वो अथॉरिटी परमानेंटली एग्जिस्ट कर रही है। उसका काम ही ये है कि वो जहाँ जहाँ उनको लगता है कि ज़रूरत है लोगों को रिलीफ देना है, वो आइडेंटिफाई करते हैं जगह को और उधर वो फिर डेवलपमेंट शुरू करते हैं। ज़ाहिर है वो एक नई अथॉरिटी 10 तहसीलों में उन्होंने बना ली हैं, मज़ीद उन्होंने NOCs ले लिए, वो बना रहे हैं। तो उसमें काफ़ी हद तक ये लोग इन्हीं में से ही ज़ाहिर है वो अकोमोडेट वो करेंगे और वो एक सिलसिला चलेगा। तो एक मैकेनिज़्म तो बन गया जी, तो उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिल जाएगा, बट ऑब्वियसली नॉट 100%, बट काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। बिल्कुल सही। और वहीं पर मुझे ये लगता है कि अथॉरिटीज़ बनाने से, एक सिस्टम मैकेनिज़्म बनाने से कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन तो होती हैं, लेकिन कहीं कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है। जैसे बचपन से हम सुनते आते थे कि LDA के ट्रक आएंगे, MCL के ट्रक आएंगे, एरिया वाइज डिपेंड करता है। फिर हमें लगा कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर है, इंक्रोचमेंट को ख़त्म कराना, प्राइस कंट्रोल को ख़त्म कराना। फिर हमने पीरा डिपार्टमेंट बना दिया, फिर हमने एक और अथॉरिटी बना दी। आपको लगता है इससे कहीं विद इन डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस वीक होती है या एफिशिएंट होती है? जो ओवरलैपिंग है ना, वो दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, उसमें ये होता है कि अक्सर सब्जेक्ट ओवरलैप कर जाते हैं। अभी मुझे लग रहा है ज़्यादा कर रहे हैं अब तो, बल्कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे तवज्जो दे दी है, मतलब वो दे आर वर्किंग ऑन इट ना। अभी कई चीज़ें उन्होंने सेपरेट करनी शुरू कर दी। मसलन अभी आपको प्राइस कंट्रोल का एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि भाई प्राइस कंट्रोल में ये था कि भाई आप अगर पूछें जी, कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स उसकी प्राइस को वो देख रहा होता था, कुछ को फूड डिपार्टमेंट देख रहा होता था, ठीक है, और इसी तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ कमोडिटीज़ को देख रहे होते थे। तो वो बड़ा एक अजीब सा एक मैकेनिज़्म था। सब्जेक्ट एक था मगर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ था। तो वो फिर एक डिपार्टमेंट एक ही बना दिया गया जो कि वो ये करता है। इसी तरह एक अभी कमेटी एक बनी है हाई लेवल की जो कि देख रही है कि कहाँ कहाँ ओवरलैपिंग है, तो उसको अब ख़त्म किया जा रहा है। आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेरी गुड जो नीड ऑफ द आवर थी। लेकिन आपने जब प्राइस कंट्रोल का जिक्र किया तो वो तो ओवरलैपिंग अभी भी बड़ी मेजर है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी है और पीरा के SDOs और इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स भी हैं। एक ही जगह पर वो भी फ़ाइन चालान अगर करने जा रहे हैं और दूसरा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी आ जाए और वो भी चालान करे, तो इसको कैसे एड्रेस किया जाए? पीरा इज़ दी इन्फोर्समेंट इज़ दी टूल और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इज़ दी जो उसका है मॉनिटरिंग, ठीक है। तो बेसिकली वो तो असिस्ट करते हैं इनको, और टू इंश्योर कि ओवरलैपिंग ना हो उसका फिर ये हम करते हैं कि ड्यूटीज़ एरियाज़, ठीक है, वो दे अच्छा, वो आपस में कोऑर्डिनेटेड चलते हैं, वो उनको दे दिए जाते हैं ताकि वो आपस में एक ही जगह को दो बंदे ना देख रहे। तो वो उस चीज़ को कोशिश करके उसको बेहतर किया जा रहा है। बिल्कुल सही। सर, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ मुझे जाना है और फिर हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ आएंगे। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे।
नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डीसी साहब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं जहाँ पर हम तजावुज़ात को जिक्र कर रहे हैं। अभी प्राइस कंट्रोल का जिक्र आया, तो वो ओवरलैपिंग को तो आपने कहा कि हम सिस्टमैटिकली जो है वो केटर कर रहे हैं जी। लेकिन सर आपके नाम से एक पर्ची जारी होती है, एक लिस्ट जारी होती है डेली बेसिस पर, डीसी रेट ऑफ डिफरेंट फल सब्जियाँ एंड ऑल दैट। उसको मैं ना पिछले कोई 8-10 साल से फैंटेसी पेपर कहती हूँ। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, वो एक मजाक लगता है। और अभी भी आप ओपन मार्केट में जो आपने सहूलत बाज़ार और अथॉरिटी का जिक्र किया, उसका बड़ा फ़ायदा है। ऑन द गो पर भी, सहूलत बाज़ार में भी इवन उस रेट से कम भी चीज़ें मिल रही हैं और लोग उस पर बड़ा खुश हैं। लेकिन वहीं हम जब ओपन मार्केट में जाते हैं, वो एरिया टू एरिया भी वेरी करता है कि कितने रुपए पर केजी ऊपर जाएगा। वो उस लिस्ट को जो जारी किया जाता है मंडी से, वो एक अलग कहानी है कि अच्छी से अच्छी बोली का, कम से कम बोली का एवरेज निकाल के आपने रेट निकाल दिया। सर, ये जो पिछले 15-20 साल से एक ही सिस्टम चल रहा है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई रियलिस्टिक रेट्स हों जो दुकानदार भी बेच सके, आवाम को भी फ़ायदा होना चाहिए। क्योंकि अब ये होती है एवरेज, इसमें अच्छी क्वालिटी, बैड क्वालिटी, नंबर सारा कुछ बीच में, उसकी एक एवरेज बोली की होती है। उसमें अगर आप हाई एंड पे प्राइस रखेंगे तो जिसने लो ग्रेड चीज़ ली है वो हाई एंड पे बेचेगा कि मार्केट प्राइस इतनी है। आप लो एंड पे रखेंगे तो फिर जो हाई ग्रेड वाला है वो कहेगा जी मैंने तो हाई ग्रेड मटेरियल उठाया है मंडी से, मुझे तो ये सूट करता है। तो उसमें फिर एक एवरेज प्राइस होती है। फिर उसमें बाइफरकेट की भी कोशिश की जाती है कि भाई नंबर 1 क्वालिटी की ये प्राइस होगी, नंबर 2 की ये होगी। फिर उसमें दूसरा ये होता है कि मंडी की लोकेशन तो एक ही है। अब एक सेलर ने थोड़ा दूर जाके बेचना है, एक ने कम, थोड़ा इसका एक वो इम्पैक्ट भी आता है। बट ओवर एंड अबव ना वायलेशंस भी होती हैं। हमारा एक मिजाज है, आई डोंट नो, ये लोगों को पता नहीं, हमारी आदत है इनबिल्ड कि हम इन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते। मतलब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी आ जाएँ तो चीज़ें महंगी कर देते हैं। और इसमें भी आप ये देखें, रूटीन में भी एक थोड़ा सा करते हैं। हालांकि वायलेशन पे काफ़ी सख्ती भी की जाती है, फाइन्स भी करते हैं सबको। इवन सिवियर केसेस में FIRs भी हो जाती हैं, लोगों को भी पता है। बट स्टिल लोग जो हैं कई बाद आते हैं, कई नहीं आते। तो ये थोड़ा सा चल रहा है। बट गवर्नमेंट की कोशिश तो यही होती है कि भाई मैक्सिमम जो है ना, अब आप देखें कि एक डेडिकेटेड फोर्स ही बना दी इस काम के लिए। पहले तो ये होता था ना, एक बंदा है, किसी डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, उसको PCM की ड्यूटी लगी, उसने अपना काम भी करना है, शाम को जाके उसने वो ड्यूटी भी करनी है, तो थोड़ा सा उसमें लैग आ जाता था। तो अब तो एक डेडिकेटेड, सर वो फोर्स तो चेक कर रही है ना कि मुख्तलिफ एरियाज़ में जाके छापे मार के, वो भी कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जिन पे टारगेट ज़्यादा है। कुछ जगहों पे तो बिल्कुल खुली छूट दी हुई है। बड़े स्टोर्स का तो आप पूछिए ही मत, 100-200 रुपया पर केजी के हिसाब से ज़्यादा भी वो बेच रहे हैं और वहाँ पे वो सारी चीज़ें चल रही हैं। मतलब 600 रुपये वाला चिकन जिस दिन 600 रेट था, 900 रुपये का मिल रहा है एक बहुत बड़े स्टोर पे। कोई चेक करने वाला नहीं है। चिकन की मैं बात कर रही हूँ। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि हम मंडी के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमें दुकानदार भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं कि भाई मंडी का रेट तो ठीक नहीं कराना। हमारे पास 7-7 हज़ार का जुर्माना करके चले जाते हैं, 10-10 हज़ार का, वो हमने कस्टमर से पूरा कर लेना है। वो जो 50 रुपये पर केजी महंगा बेच रहा होता है, वो 70 रुपये बेचना शुरू कर देगा। उसने अपने जुर्माने के पैसे जो है ना, हम जैसों हिसाब से पूरे कर लिए। वही मैं आपको बता रहा था कि जो मंडी पे वो कहते हैं ना हमें महंगा मिलता है, वो एवरेज रेट निकला होता है तो वो रेट लिस्ट निकलती है। उसको हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, इज इट समथिंग जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है? उस पर वर्किंग कर रहे हैं कि उसको इम्प्रूव किया जाए। मतलब वो उस पर कैलकुलेशन बेस्ड, साइंटिफिक बेस्ड, वो एक डिपार्टमेंट जो अभी रेज हुआ है प्राइस कंट्रोल का, वो इन्हीं चीज़ों को वो देख रहा है, मान्यूटली इम्प्रूवमेंट्स भी लाने की कोशिश कर रहा है। वो लेके भी आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, काफ़ी डिटेल में वो जाता है कि भाई सप्लाई चेन का क्या ओरिजिन है, कहाँ से चीज़ कैसे पहुँच रही है, फ्यूल का कितना खर्चा है, उसको कितना उसमें प्रॉफिट मार्जिन होगा। वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है ताकि इस चीज़ को मज़ीद रियलिस्टिक बनाया जाए, बिल्कुल, ताकि ये कंप्लेन कम हो। बट एट द सेम टाइम ये क्लेम भी बिल्कुल गलत होता है कि भाई वहाँ से बहुत महंगा मिला तो इसलिए हम महंगा बेच रहे हैं, क्योंकि वी नो कि इतना महंगा नहीं मिलता जितना ये लोग बेच रहे हैं। जो लिस्ट है वो उस ऑक्शन से नीचे नहीं है, वी नो इट। तो वो थोड़ा सा एक आई थिंक कुछ फैक्टर्स हैं, क्योंकि मुझे याद है मैंने आलू की बोली वहाँ पर एक कवर की अपने शो के ऊपर, और वो सर वो तो एक डिफरेंट सीजन था। बट व्हाट आई वांट टू से इज कि पूरी मछली मंडी सी बनी हुई होती है और वो पूरा रेट और आपके नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि एवरेज निकाला जाता है, जिसको आई थिंक चेंज करने की ज़रूरत है। बट वहीं पर मैं इन दी एंड आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो एरिया टू एरिया वाइज फ़र्क आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक प्याज यहाँ से लेके जाऊँगी माल रोड के पास से तो और फ़र्क है, मेरे घर के पास बरकी रोड से मिलेंगे तो सर डबल ट्रिपल प्राइस के मिलेंगे, 110%, इतनी महंगाई।
एरिया टू एरिया वेरी आता है, आप इसमें लाहौरियों को कोई प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो आपको शिकायत कर सकें, वो आपको बता सकें? हाउ कैन दे अप्रोच डीसी लाहौर? मतलब आप अप्रोचेबल हैं लाहौरियों के लिए? हाँ, अप्रोचेबल हूँ, ऑफिस भी अवेलेबल होते हैं, मतलब अगर फर्स्ट करें मैं यहाँ आया हूँ या किसी में इवेंट पे चला गया तो नीचे पीछे स्टाफ होगा, मतलब इफ़ यू वांट टू गिव एनी एप्लीकेशन वो मेरे तक पहुँचेगी। अगर वो नहीं है, ज़ाहिर है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हमारे जो पेजेस पे होते हैं डिजिटल, वो व्हेनेवर यू लॉन्च एनी कंप्लेन तो वो बाकायदा वो उस पर कंट्रोल रूम पे जाती है, वहाँ 24/7 टीम बैठी होती है, वो कंसर्न उधर भेज के उस पर एक्शन लेके तो वो बाकायदा रिपोर्ट एंट्री करती है कि भाई ये कंप्लेन आई थी, ये हमने एक्शन लिया। अच्छा, ये आप अपने सोशल मीडिया पेजेस की बात कर रहे हैं कि इफ़ यू कमेंट ऑन इट, और अगर आप हाँ उस पर वो करते हैं ना, वो मैं फिर एक रजिस्टर एक बनवा के ना मैं वीकली उसको देखता हूँ कि अच्छा, वो रिकॉर्ड बाकायदा पेंडेंसी तो नहीं है कुछ। तो इसका मतलब जो डीसी लाहौर का ऑफिशियल पेज है, वो चाहे फेसबुक पर है, ट्विटर पर है, कहीं पर भी है, अगर उस पर लाहौरी कमेंट कर रहे हैं तो वो आप तक पहुँच रहे हैं, वो आप पढ़ रहे हैं, वो उस पर अपना कॉन्टैक्ट भी दिया करें, वो जगह तो बता देते ताकि फिर हम उनको फीडबैक भी दिया जा सके। ये बड़ी अच्छी बात है सर, हम बचपन से सुनते आए थे, आपने भी सुना होगा कि किसी को भी कहना होता था ना कि यार ये तो बहुत अनअप्रोचेबल है या ये तो बहुत हाई लेवल की सीट है, तो हम कहते थे डीसी लगा है कि पता है वो होता है, वो एक इमेज मुझे लगता है आवाम के साथ चेंज नहीं, अब तो मतलब वी आर एक्सेसिबल ड्यू टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, तो वो मसला नहीं है, कभी ऑफिस में ही आना है। बट डोंट यू थिंक देयर शुड बी अ प्रॉपर हेल्पलाइन, जो एक सेंटर हो जिससे? वो हमारा है, व्हाट्सएप नंबर है, और उस पर फेसबुक पेज पे आप देख लें या कहीं भी हो तो वो चल रहा होता है डेली। इसका मतलब वहाँ कोई भी कंप्लेन है लाहौरियों, ये आप सुन लें तो आप डीसी साहब तक वो कंप्लेन पहुँचा सकते हैं? जी बिल्कुल पहुँचती हैं, लोग करते हैं काफ़ी इश्यूज़ पे, डिफरेंट इश्यूज़ पे, और फिर इट्स नॉट ओनली दी सीएम अपना डीसी कंप्लेन, सीएम पोर्टल पोर्टल्स भी हैं, पीएम पोर्टल्स हैं काफ़ी सारे, और वो वहाँ से घूम फिर के वो फिर जिस डिपार्टमेंट हमें अगर डायरेक्ट आए तो वो डायरेक्ट फिर हम स्टार्ट टेकिंग एक्शन। सर जाते जाते एक लास्ट सवाल, उसके बाद मुझे मेरे प्रोड्यूसर साहब इशारा भी कर रहे हैं कि टाइम ख़त्म हो गया है, और ये सवाल इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाहौर मुख्तलिफ डिवीजन्स और जोन्स में डिवाइडेड है, कोई किस डिपार्टमेंट के अंदर है, कोई किस डिपार्टमेंट के अंदर। कुछ एक एरियाज़ हैं जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, वो कंटोनमेंट बोर्ड देख रहा है या वो कहीं और किसी और एलडीए साइड पर आ रहे हैं, उस तरह से आ रहे हैं। इस पर मुझे नहीं, आपको नहीं लगता कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए? पीपल डोंट नो हु टू कंप्लेन, इवन मीडिया पे अक्सर जो आपके अंडर एरिया नहीं होते वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को टैग करके कंप्लेन की जा रही होती है। एग्जैक्टली, बहुत दफ़ा आता है। और मैं इतना मुझे परसों मुझे कोई लेडी थी, उन्होंने बताया कि भाई हमारे उधर एरिया है, इधर काफ़ी जो है ना वो है गार्बेज है, मैंने लोकेशन मांगी, वो फिर कैंट बोर्ड की, फिर उनको मैंने गाइड किया प्रॉपर कि भाई इस तरह है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक ब्रिज हो, जैसे होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म चीज़ होनी चाहिए कि अगर आप डीसी साहब हैं तो फिर वो सारी चीज़ें या तो आपके अंदर ही आएँ, या बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये जी हम कर रहे हैं, इसकी शिकायतें हमारे गले ना डालें, हम अपनी शिकायतें। ग्रे एरिया है ये, बिल्कुल ऐसा ही है। उस दिन बल्कि बारिश हुई तो वो वी इंश्योर्ड के भाई यहाँ पॉन्डिंग वगैरह ख़त्म कर लें, तो वो एक आ गई मेरे पास रिपोर्ट के भी यहाँ पे काफ़ी पानी, फिर मैं चेक किया, वो वॉल्टन रोड अक्सर आपके इससे चढ़ जाया करता था, मुझे याद है। बट देन इवन देन वी सेंड द टीम्स, मतलब वो हमारा नहीं एरिया, बट ये एक चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए। आई थिंक इस पर भी काम करने की ज़रूरत। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस, एंड आई थिंक आज बहुत से लोगों के बहुत से कंसर्न्स और सवाल जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आवाम की सर्विस के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए और उसके लिए मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, और जो डीसी साहिबान अप्रोचेबल होते हैं आवाम से, आप यकीन करें 50% मसाइल वैसे ही हल हो जाते हैं। वो हमारी ज़रूरी साइकोलॉजिकल एक हमारी नीड होती है कि जी हमारी सुनवाई हो गई है, तो आई थिंक अगर आपकी अवेलेबिलिटी आवाम के लिए रहेगी तो आपका ये टेन्योर जो है वो बड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा। We'll try our best to do. सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।